क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो पहले कभी नहीं हुआ हो। फ्रांस में एक ऐसा ही परिवर्तन 1789 के बाद हुआ। वहां वर्षों से चला आ रहा निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया गया और गणतंत्र की स्थापना किया गया। संविधान का निर्माण करके कानून का शासन शुरू किया गया। सभी सभी मानव को एक समान मानते हुए सभी को समान हक और अधिकार दिया गया। मानवाधिकार की घोषणा की गई। निरंकुश राजा को फांसी पर लटका करके जनता का शासन शुरू किया गया। आइए अब हम फ्रांसीसी क्रांति को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांस का राजा लुई 15वां काफी अय्याश, बिलासी और निरंकुश शासक था। 1756 से 1763 के बीच फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चला। इस सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण फ्रांस का राजकोष खाली हो गया। लुई 15वां के बाद लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। लुई 16वां लुई 15वां से भी निरंकुशता में और अयोग्यता में 2 कदम आगे था। लुई 16वां पर उसकी पत्नी मेरी एंतवानेत का प्रभाव था। वह उसी के इशारे पर काम करता था। मेरी एंतवानेत काफी अय्याश और फिजूल खर्ची महिला थी। राजा और रानी दोनों को प्रजा के कल्याण के लिए उनके पास कोई योजना, कोई कार्यक्रम नहीं था। फ्रांस का राजकाज वहां के नौकरशाहों के बदौलत चलता था, लेकिन नौकरशाहों की नियुक्ति वंशानुगत थी। उसका कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। अर्थात फ्रांस के नौकरशाही व्यवस्था की स्थिति काफी दयनीय थी। फ्रांस में कानून नाम का कोई चीज नहीं था। लुई 16वां कहता था, मेरा वचन ही कानून है। लेकिन सभी के लिए कानून अलग अलग था, क्योंकि लिखित कानून का कोई दस्तावेज, कोई संविधान फ्रांस में नहीं था। कहा जाता है, एक बार भूखी जनता पेरिस राजमहल के सामने मुझे रोटी दो की नारा लगा रही थी, तो महारानी मेरी एंतवानेत ने कहा, अगर इन्हें रोटी नहीं मिल रहा है तो इन्हें केक दे दिया जाए। रानी एंतवानेत को यह भी नहीं पता थी कि रोटी से अधिक महंगा केक होता है। जब उन्हें रोटी नहीं मिल रहा है तो केक कहां से मिलेगा। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग को प्रथम स्टेट, कुलीन वर्ग को द्वितीय स्टेट और जनसाधारण वर्ग को तृतीय स्टेट कहा जाता था। प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग चर्च के प्रमुख थे। इनके पास अपार संपत्ति था। ये टाइथ नामक कर भी लगाते थे। टाइथ एक कृषि कर था। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग जमीन के मालिक थे। साथ ही साथ चर्च, प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस, न्यायालय, हर जगह पर कुलीन वर्ग का ही भर्ती होता था। कुलीन वर्ग भी आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। फ्रांस के 90% जनसंख्या तीसरा वर्ग यानी कि जनसाधारण वर्ग था। जनसाधारण वर्ग में व्यापारी, वकील, डॉक्टर जैसे मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर सभी आते थे। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी इत्यादि मध्यम वर्ग में आते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ठीक थी। फ्रांस में क्रांति का माहौल मध्यम वर्ग के द्वारा ही तैयार किया गया। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध और राजमहल में फिजूल खर्ची के कारण फ्रांस का राजकोष खाली हो चुका था। लुई 16वां ने तुर्गो, नेकर जैसे अर्थशास्त्रियों को नियुक्त किया ताकि फ्रांस के अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। नेकर ने सुझाव दिया कि टैक्स का बोझ जनसाधारण के ऊपर है, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से भी टैक्स वसूला जाए। लेकिन इस बात को प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट ने मानने से इनकार कर दिया। फ्रांस की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। फ्रांस आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया। उसका राजकोष खाली हो गया। फ्रांस में अनेक दार्शनिक लेखक हुए जिन्होंने फ्रांस में निरंकुश तंत्र के खिलाफ आवाज उठाया। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का प्रसिद्ध विद्वान था। उसने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में राजा के देवीय सिद्धांत, राजा के देवीय अधिकार का विरोध किया। फ्रांस की जनता मानती थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का भेजा हुआ दूत है।
इसलिए उसका खिलाफ नहीं जाना चाहिए, उनके हर एक काम का स्वागत करना चाहिए। राजा का विरोध करना पाप लोग मानते थे। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक में लिखा कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। उसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि फ्रांस के राजा के पास कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अधिकार एक ही व्यक्ति में सीमित हो गया है, जिसके कारण वह निरंकुश हो गया है। इसलिए शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। रूसो का जन्म जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ था। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिली और रूसोनी के माध्यम से फ्रांस की जनता को जागरूक करने का काम, उसको संगठित करने का काम किया। रूसो ने कहा, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और जो तंत्र हमें जंजीरों से जकड़े उसे काट कर फेंक देना चाहिए। इसी प्रकार दिदरो, वाल्टियर जैसे कई दार्शनिक फ्रांस में हुए, जिन्होंने फ्रांस के निरंकुश तंत्र के खिलाफ जनता को संगठित करने का काम, जनता को जागरूक करने का काम किया। लुई 16वां के समय फ्रांस का राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका था। जनता तबाह थी, लेकिन राजा भोग विलास में डूबा हुआ था। राजनीतिक आर्थिक दुर्दशा को सुधारने के लिए 1789 में फ्रांस में स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई। यह बैठक 175 वर्ष के बाद बुलाई गई थी, अर्थात 175 वर्ष तक राजनीतिक समस्या के निराकरण करने के लिए फ्रांस में कभी बैठक हुआ ही नहीं था। मतदान को लेकर के प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में मतभेद हो गया, जिसके कारण स्टेटस जनरल को भंग कर दिया गया और स्टेटस जनरल के जगह पर 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा की स्थापना किया गया। 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए नया संविधान बनाने का निर्णय लिया और राष्ट्रीय सभा का नाम संविधान सभा कर दिया गया। फ्रांस में यह खबर फैल गई कि वास्तिल के किला में लुई 16वां ने हथियार रखा है और यह हथियार का प्रयोग जनता के खिलाफ करेगा। जनता यह खबर सुनते ही वास्तिल के किले पर आक्रमण किया और वास्तिल के किले में कैद किए गए कैदियों को रिहा कर दिया गया। 14 जुलाई 1789 में वास्तिल के किले का पतन के साथ ही फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। संविधान सभा ने चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया। पोप और पादरियों को दिया गया विशेषाधिकार को छीन लिया गया और निर्णय लिया गया कि योग्यता के आधार पर पोप और पादरियों की नियुक्ति होगी। संविधान सभा के द्वारा फ्रांस में 1791 ईस्वी में एक नया संविधान तैयार किया गया और वहां कानून का शासन लागू किया गया। फ्रांस में शासन चलाने के लिए बाद में नेशनल कन्वेंशन का चुनाव हुआ। वहां नेशनल कन्वेंशन का गठन किया गया। नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस में राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। लुई 16वां को 21 जनवरी 1793 में फांसी पर लटका दिया गया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। इस प्रकार फ्रांस में सदियों से चला आ रहा निरंकुश तंत्र समाप्त हो गया और वहां गणतंत्र की स्थापना हो गई, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया।